नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवकुमार मिश्रा। हम फिर हाजिर हैं डिबेट विद संतोष पाठक के साथ। संतोष जी हमारे साथ हैं, स्वागत और अभिनंदन। और आज हम चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर, डिबेट का नाम बिग डिबेट है तो एक बड़ा मुद्दा होगा। स्क्रीन पर जो आपकी लाइनें चल रही हैं कि मोदी को हटाया तो सरकार गिर जाएगी, क्या मोदी हटने वाले हैं? इसका आशय तो यही हुआ, मतलब मोदी अब हटने वाले हैं, इसलिए जो मोदी को रोकने वाली टीम है वो मैदान में आ गई है। भैया रोको, भैया बस रोक लो, ये पलट जाएगी अगर ये अमुक ड्राइवर नहीं चलाएगा। भैया अमुक ड्राइवर नहीं था तो क्या भारतीय जनता पार्टी चल नहीं रही थी? हाँ, जो होता है वो नहीं होगा, हो सकता है कई चीजें, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये टीम को किसने संदेश दिया। इसका मतलब अब एक बात तो तय हो चुकी है कि मामला फंस गया है। कुर्सी कब चली जाए, कुर्सी से कब बेदखली हो जाए, यह तय हो गया, क्योंकि अब लोग निकल पड़े। रोको 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 रोको, कुर्सी जा रही है, रोको रोको कुर्सी जा रही है। साहब नहीं होंगे तो देश का क्या होगा? कई तरीके के अब सरंजाम जोड़े जाएंगे। कहते नहीं है कि उसके घर छप्पर गिर गया तो उसे अब फूंस भी लाना पड़ेगा, उसे बांस भी लाने पड़ेंगे, उसे वो रस्सी भी लानी पड़ेगी बांधने के लिए। तो अब तैयारियों में जुट गई। संतोष जी, अब दर्शकों को बहुत देर तक रोकना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार शिव जी, और सबसे पहले तो स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम अपने दर्शकों के सामने, चूंकि नाम आपने रखा बिग डिबेट विद संतोष पाठक, आपकी चॉइस, तो हमें बड़े मुद्दों को लेकर सामने आना होता है। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि खूंटा गाड़ दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने। देखिए, जब से 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाने की सलाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब से मोदी की टीम ये कह रही है कि भाई उससे 6 दिन पहले तो आप 75 के हो जाओगे तो आप रिटायर हो जाओ। बात यहीं तक रहती तो गनीमत रहती, लेकिन अब बदलाव इतना आ गया कि मोदी की टीम कह रही है कि 75 की उम्र में रिटायरमेंट की बात मत करना, मोदी साहब तो 95 वर्ष की उम्र तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब सोचिए कि अब वो 2 साल 4 साल की बात नहीं। और ये खूंटा कैसे गाड़ा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को सीधा सीधा संदेशा दे दिया, पहुंचा दिया। और किसने ये संदेशा पहुंचाया सिंह जी? भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में रहने वाले सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड से लोकसभा सांसद है, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा सांसद नहीं है। उनका कद क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो दिल्ली में जब महाराज जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे रहते थे, और उनके पड़ोसी थे निशिकांत दुबे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ वाला बयान दिया था ना कि 15-20 सालों तक कोई कुर्सी खाली नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को निशिकांत दुबे से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि योगी आदित्यनाथ और निशिकांत दुबे का उस जमाने में जब दोनों सांसद थे, एक दूसरे के घर पे आना जाना खूब हुआ करता था। तो योगी आदित्यनाथ की नस-नस से वाकिफ है निशिकांत दुबे। अब वो प्रधानमंत्री के कैसे करीबी है? प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर जितनी डिबेट शुरू होती है, जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट शुरू होती है, ज्यादातर डिबेट में आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत निशिकांत दुबे करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर तक शिकायत करने का मामला हो, इससे पहले की लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की, उनकी सांसद ही चली गई। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। तो वो बीजेपी आलाकमान के कितने करीबी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन एक दर्शकों को, आजकल के युवा वर्ग को नहीं पता होगा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी थी, अरुण जेटली वित्त मंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर अगर सदन के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने अरुण जेटली को वित्त मंत्री रहते हुए फंसाया था तो वो निशिकांत दुबे थे। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा उनका बउआ है और कितने बड़े वो मोदी और शाह के करीबी है कि वो जेटली तक पर हमलावर हो जाते थे। अब उन्होंने कह दिया, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, एक एजेंसी को दिया उन्होंने, उसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया और उसका फुल जो है वो आज शाम को रिलीज किया जाएगा। और उनके एक एक शब्द जब मैंने गौर किया तो बड़ा आश्चर्य में रह गया कि वो किस तरह से सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। अब एक एक करके वो योगी जी को भी जब संदेश देने आए तब भी पॉडकास्ट उसी एजेंसी ने किया। बिल्कुल। तो मतलब आप बाकी दीजिए दर्शकों को ये उसी के द्वारा, और ये जब आता है पॉडकास्ट ऐसे बड़े चर्चित लोगों का आता है तो पहले से प्री प्लान्ड आता है, तय करके आता है कि ये होना है।
हाँ, तो दर्शकों को कम कहे को ज्यादा समझ लेना चाहिए। अब उनके एक-एक बात पे गौर कीजिए। मुझे तो अभी 15-20 साल तक मोदी जी ही नज़र आ रहे हैं। तो 75 साल के हो गए। भागवत साहब को कह दिया कि नहीं-नहीं भागवत जी 75 की बात मत कीजिए, 15-20 साल तक यानी आप 90-95 वर्ष तक मोदी जी ही रहेंगे इस देश में। मोदी जी के अलावा कोई नहीं रहेगा। दूसरी लाइन पे गौर कीजिए। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें भी नहीं जीतेगी। मतलब सीधे-सीधे कह रहे हैं कि देखिए भागवत जी, मोदी जी को हटाया तो सरकार गिरेगी और लोकसभा चुनाव अगर होगा तो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएँगे, सत्ता सुख भी नहीं मिलेगा और अब जो सुरक्षा का कवर लेके चल रहे हैं ना, एएसएल सुरक्षा का कवर लेके चल रहे हैं, सुरक्षाकर्मी साथ लेकर चल रहे हैं, सत्ता का सुख कहीं न कहीं आरएसएस के नेता भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं और अगर उनकी घड़ी अगर आप देखें, उनके चश्मे अगर आपके देखें तो उनकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएँगे। तो एक तरह से उन्होंने आईना दिखाने का एक तरह से प्रयास किया है। अगली लाइन देखिए क्या है? कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़े। 25 में रिटायर होने से मना कर दी, 95 वर्ष तक रहने की बात कह दी। 2029 का लोकसभा चुनाव बता दिया कि मोदी जी बीजेपी की मजबूरी है और आगे वो कह रहे हैं कि मोदी जी को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। मतलब मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े हो गए। तो ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की आवश्यकता है और उसके आगे जो अगली लाइन थी ना प्रोमो की, वो सीधा-सीधा मोहन भागवत साहब के लिए। क्या आप सहमत हो या असहमत हो? यानी आप चाहे या ना चाहे, आप माने या ना माने। पॉलिटिकल पार्टी जो है वह पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर चलती है, यानी जो पार्टी जिसका नारा हुआ करता था राष्ट्र प्रथम, जो संगठन जो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास किया करता था, उनके मुखिया को बता दिया कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप सपने में भी मत सोचिएगा नरेंद्र मोदी को हटाने का, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने के कारण जो आपको राजनीतिक ताकत मिल रही है, वो राजनीतिक ताकत आपसे छिन जाएगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है शिव जी। संतोष जी इतना खुल के बोलते चले जा रहे हैं निशिकांत, ये ताकत कौन दे रहा है भाई? योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की लिस्ट में है, आप बेहतर जानते हैं। और लगातार चर्चा में आती है बात कि आप बदले, कितना बदले। आप भी चूंकि पॉलिटिक्स पर पकड़ रखते हैं और बीजेपी को बड़ी नजदीक से आपने कवर किया है, यूपी को भी बड़े नजदीक से कवर किया है, तो आप समझ भी रहे हैं कि ये चर्चा कहीं से चलती है तभी आती है। मीडिया इतनी बनावटी खबरें बहुत दिन नहीं चला सकती। जैसे 3-4 महीने पहले एक बिहार में खबर चली, जनवरी से पहले जब इंडिया गठबंधन चल रहा था, कि अब गए नीतीश, अब गए नीतीश, नीतीश फिर जनवरी में विधिवत चले गए। अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश की जरूरत है, देश मोदी की जरूरत है। सपोज करिए किसी समय तो मोदी जी थकेंगे, किसी समय तो मोदी जी पीछे हटेंगे, तो देश का क्या होगा? हम तो इस चिंता से परेशान है और शायद मेरी चिंता आपको लग रही होगी कि बाजी भाई उस समय देश का क्या होगा। फिर हम अगला सवाल आपसे करेंगे जो इसी से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखता है। आरएसएस, उसके बाद भारतीय जनसंघ जो बनी थी, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस से सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? व्यक्तिवादी राजनीति। वो कहते थे नेहरू बड़े नेता हो गए, इंदिरा गांधी बड़े नेता हो गए। तो एक व्यक्तिवादी राजनीति चल रही है, परिवारवादी राजनीति चल रही है। अब सत्ता में आकर अटल बिहारी वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री रहे, 1996 में प्रधानमंत्री बने, 13 दिन की सरकार रही, बहुमत नहीं जुटा पाए, इस्तीफा देना पड़ा। 1998 में प्रधानमंत्री बने तो 1999 में सरकार उनकी गिर गई विश्वास मत के दौरान 1 वोट से। फिर 99 में जीतकर प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय कई मोर्चों पर, कई मुद्दों पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचना किया करते थे। मुरलीधर राव साहब जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उस समय वो स्वदेशी जागरण मंच के नेता हुआ करते थे और मैंने खुद देखा उन्हें कि जंतर मंतर पे वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मुर्दाबाद तक के नारे लगाया करते थे। अब माहौल ऐसा बदल गया कि आरएसएस के किसी मुझसे मोदी सरकार की कोई आलोचना कर नहीं सकता, आरएसएस के किसी भी विंग का कोई नेता नहीं कर सकता। किसान संघ है, स्वदेशी जागरण मंच है, वो कुछ मुद्दे रखते हैं तो पहले 20 लाइन तक तारीफ करते हैं, उसके बाद वो आलोचना पर आते हैं।
तो मोदी के बाद देश का क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मोदी के बाद या मोदी को हटाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या होगा, बीजेपी के अंदर क्या होगा और आरएसएस के अंदर क्या होगा। देखिए, मोहन भागवत साहब की कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि भाजपा क्यों उनके खिलाफ जा रही है, सिर्फ भाजपा मजबूत हो रही है, नहीं। आरएसएस के अंदर भी पहली बार कई गुटों में नेता बटे हुए नजर आ रहे हैं, ये उनकी कमजोरी का परिचायक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। बाकी मोदी जी के बाद देश का क्या होगा? एक दौर था जब कहा जाता था हू आफ्टर नेहरू, फिर कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन देश चलता रहता है। इस देश के करोड़ों बिल्कुल लोग जो बिल्कुल है, बिल्कुल। जो अपनी ईमानदारी से इस देश को जीवित बचाए हुए हैं। नेताओं के आधार पर न देश बनते हैं, न बिगड़ते हैं। हाँ, अगर नेता सही मिल जाए तो देश सही पटरी पर चला जाता है, नेता अगर गलत मिल जाए तो फिर देश रसातल में चला जाता है। वो बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ अब जो बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है, उसका लबो-लुआब वही है कि मोदी इज़ भारतीय जनता पार्टी इज़ मोदी। और आज की तारीख में मैं आपसे कह रहा हूँ, ये राजनीतिक भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं राजनीति को समझ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि अब से कुछ दिनों बाद अगर संघ प्रमुख ना माने, तो फिर ये भी कहा जाएगा कि भारत तभी रह सकता है जब मोदी हो। यानी मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, ये लाइन भी आप सुनेंगे। और इससे भी बड़ी बात, आप पूरे सीक्वेंस को देखिए। मोहन भागवत साहब का बयान आना कि 75 साल की उम्र हो जाए तो बाजू हट जाओ। फिर उसी दिन अमित शाह रिटायरमेंट के प्लान का ज़िक्र करते हैं। फिर अगले दिन जो है जगदीप धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति साहब, वो रिटायरमेंट के ज़िक्र करते हैं। आरएसएस इंतज़ार करता रहता है, जब कोई सामने नहीं आता तो फिर वो नितिन गडकरी से बयान दिलवाते हैं, तो खेमे में बँट गए। अब तमाम नेताओं की नज़रें, आरएसएस की नज़रें भी भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं पर होती है। प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे को आगे कर दिया। उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को बता दिया। और मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की आवाज उठेगी। जैसा मैंने कहा कि भारत बचेगा तभी जब मोदी रहेंगे, और मोदी है तो भारत है, इस तरह की आवाज उठेगी। और भागवत साहब को अभी तो सभ्य शब्दों में कहा गया है, आगे जाकर और तीखे और तल्ख शब्दों में संदेशा पहुंचाया जा सकता है। गेंद आरएसएस के पाले में है, अपनी साख बचाए, अपनी इज्जत बचाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुतबा बचाए और आरएसएस के स्वयंसेवकों के सम्मान की रक्षा करे कि बीजेपी आरएसएस से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन मोदी और शाह अब ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष जी, बात आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन जब मोदी जी आए तो एक ही लाइन से उन्होंने 75 साल का जो फतवा जारी किया, कहीं फतवा को भाजपा ही अन्यथा में न ले, फतवा जारी किया, उसमें ढेर सारे नेता एक ही शिकार में ढेर हो गए थे। अगर गिनोगे तो 2 दर्जन नेता मिलेंगे। तो क्या अब वो वही भाजपा अपनी कथनी या अपनी बात से पलटेगी? आरएसएस को अलग कर दो अभी कुछ देर के लिए, तो क्या भाजपा अपने ही बातों से खुद को मुकर कर देगी कि आप 75 साल की बात मत मानो, जो भाजपा का मुख्य बिंदु हो गया? देखिए, अब जरा आपने नेताओं की जिक्र किया, मैं दर्शकों के लिए बता देता हूँ, नेताओं के नाम सुन के थोड़ा-सा चौंक जाएँगे। ये 75 साल का उम्र का नियम किस-किस पे लागू किया गया? 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2019 लालकृष्ण आडवाणी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। उससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे और एक ज़माने में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जब जम्मू-कश्मीर तक श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो उस यात्रा की ज़िम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मुरली मनोहर जोशी साहब ने सौंपी। उन दोनों को 75 वर्ष के फॉर्मूले का नियम का हवाला देते हुए रिटायर कर दिया। अलिखित नियम, अघोषित नियम, रिटायर कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर थी, जो पहली सरकार थी, लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। इंदौर से लगातार वो जीत रही थी, लगातार वो रिकॉर्ड बना रही थी। 75 वर्ष के फॉर्मूले का हवाला देते हुए उनका टिकट काट दिया गया, उनको रिटायर कर दिया गया। उसके बाद आप संतोष गंगवार देख लीजिए, कानपुर से सत्यदेव पचौरी आया करते थे, उनको देख लीजिए, रीता बहुगुणा जोशी देख लीजिए, तमाम नेता, यहाँ तक कि आनंदीबेन कलराज पटेल मिश्रा जब जी, गुजरात की कलराज मिश्रा, रमापति राम त्रिपाठी, कलराज मिश्रा साहब, हाँ। और यहाँ तक कि जब गुजरात की मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल 76 वर्ष की हो गई, तो उनको भी कहा गया कि नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए। बाद में हालांकि उनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में वो राज्यपाल बनी। इन तमाम नेताओं पर आपने 75 वर्ष का नियम लागू कर दिया, बड़े से लेके छोटे तक, नंबर 1 से लेके नीचे तक के नेताओं पर। अब जब आपके अपने ऊपर ये लागू करने की बारी आई, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं हट जाऊंगा तो सरकार गिर जाएगी, मैं हट जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी।
मैं हट जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मैं नहीं हटूंगा क्योंकि मैं हूं तो भारतीय जनता पार्टी है। ये महाभारत में हुआ था ना, गीता का संदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, उसी तरह की बात एक तरह से कह दी कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और ये देश, ये भारतीय जनता पार्टी सब कुछ मेरे में ही समाहित है। और मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का एक बड़ा वर्ग नेताओं का एक बड़ा वर्ग, मैं आज भी कह रहा हूँ, सामूहिक नेतृत्व की धारा में विश्वास करता है। हाँ, जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा बता देता हूँ कि 240 सांसद है ना भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में, 100 के लगभग सांसद भाजपाई नहीं है मूल रूप से शिव जी। वो अलग-अलग पार्टियों से आए हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर वो तो मोदी और शाह के साथ खड़े रहेंगे। और एक बात और, राजनाथ सिंह बड़े गर्व से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी विखंडित नहीं हुई। 1-2 नेता छोड़ के चले गए, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो उमा भारती हो या उससे पहले भारतीय जनसंघ के जमाने में बलराज मधोक हो, वो टिक नहीं पाए तो वापस आ गए या फिर राजनीतिक रूप से उनको वनवास का सामना करना पड़ा। ये मामला अब उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शिव जी कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विभाजन हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में बीजेपी ने इसी तरह से अडिग रुख अपनाए रखा और आरएसएस ने ये फैसला कर लिया कि अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विभाजन आने वाले दिनों में हमारे दर्शकों को देखने को मिल सकता है शिव जी। संतोष जी, अंतिम सवाल मेरा यही है कि ये मान लिया जाए मोदी और शाह अब भागवत की, आरएसएस की बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीधा सीधा ये मैसेज दे दिया है कि भागवत जी आप आरएसएस चलाइए, आप संगठन चलाइए। हमें जब भी आरएसएस की जरूरत पड़ेगी चुनाव में, हम आपको बता देंगे, स्वयंसेवक तैनात कर दीजिएगा, हमें चुनाव जितवा दीजिएगा, सरकार हम बना लेंगे। अब सरकार हम कैसे बनाएंगे हमें तय करने दीजिए, प्रधानमंत्री कौन रहेगा ये हमें तय करने दीजिए। और तो और, अब आपने जो जिद ठान के बैठे हुए ना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस जिद को भी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमें बनाने दीजिए। और बड़ी एक दिलचस्प बात जाते जाते और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकर पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, जब जेपी नड्डा के बयान के बारे में पूछा गया ना, तो हमने ये सवाल पूछा कि भाई अब तो स्वयंसेवक भी नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की तरफ से। कह रहे नहीं, अब जमाना बदल गया है, अब आरएसएस से स्वयंसेवक नहीं आएंगे। अब तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी अपने में से किसी को आरएसएस का मुखिया बनाकर भेजेगी। तो आने वाले क्या दिनों में क्या होगा, 11 सितंबर को क्या होगा, 17 सितंबर को क्या होगा और उसके बाद आगे क्या होगा, ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही एक दिलचस्प रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए संतोष जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अब इस कुर्सी का खेल भाजपा के अंदर होगा और कुर्सी किसके हाथ में आएगी, किसकी जाएगी, ये सवाल है। हालांकि 2 कुर्सी जाने की तलवार लटक चुकी है, जिसको जो 75 साल के नियम के तहत है। इस 75 साल के नियम को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या उनके लिए पीछे से बैटिंग की जाएगी कि मोदी ही देश है, मोदी ही देश बचा सकते हैं। इस तरीके से आरएसएस को बैकफुट पर लाया जाए। एक बार लाए थे तो उसका नतीजा देखने को मिल गया है। जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, उसके बाद आपने 24 का नतीजा भी देख लिया। अगर कुछ ज्यादा होगा तो फिर अगला कदम क्या होगा, और जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी हम और संतोष जी आपके समक्ष फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत दूंगा। धन्यवाद, आपका आभार, नमस्कार। नमस्कार।